जन सामान्य की भलाई के प्रति चिंतित रहें, कार्य पद्धति पर ध्यान दें। ये जनवरी 1934 में कियांसी प्रांत के जुएचिन में आयोजित मजदूरों और किसानों के प्रतिनिधियों की दूसरी राष्ट्रीय कांग्रेस में कॉमरेड माओ त्से तुंग द्वारा दिए गए समापन भाषण का हिस्सा था। चर्चा के दौरान दो प्रश्न ऐसे हैं जिन पर कॉमरेड जोर देने में असफल रहे हैं और मेरा मानना है कि इन पर विचार किया जाना चाहिए। पहला मुद्दा आम जनता की भलाई से संबंधित है। वर्तमान में हमारा मुख्य कार्य व्यापक जनसमूह को क्रांतिकारी युद्ध में भाग लेने के लिए संगठित करना, ऐसे युद्ध के माध्यम से साम्राज्यवाद और कुओमिंतान को उखाड़ फेंकना, पूरे देश में क्रांति फैलाना और साम्राज्यवाद को चीन से बाहर निकालना है। जो कोई भी इस केंद्रीय कार्य को पर्याप्त महत्व नहीं देता, वह एक अच्छा क्रांतिकारी कैडर नहीं है। यदि हमारे साथी वास्तव में इस कार्य को समझते हैं और समझते हैं कि क्रांति को हर कीमत पर पूरे देश में फैलाना चाहिए, तो उन्हें किसी भी तरह से व्यापक जनता के तात्कालिक हितों, कल्याण के प्रश्न की उपेक्षा या कम नहीं आंकना चाहिए। क्योंकि क्रांतिकारी युद्ध जनता का युद्ध है, इसे केवल जनता को संगठित करके और उन पर भरोसा करके ही लड़ा जा सकता है। अगर हम लोगों को सिर्फ युद्ध जारी रखने के लिए लामबंद करें और कुछ न करें, तो क्या हम दुश्मन को हराने में सफल हो सकते हैं? बेशक नहीं। अगर हम जीतना चाहते हैं तो हमें और भी बहुत कुछ करना होगा। हमें किसानों के जमीन के संघर्ष का नेतृत्व करना होगा और उन्हें जमीन बांटनी होगी, उनके श्रम उत्साह को बढ़ाना होगा और कृषि उत्पादन को बढ़ाना होगा, मजदूरों के हितों की रक्षा करनी होगी, सहकारी समितियां स्थापित करनी होंगी, बाहरी क्षेत्रों के साथ व्यापार को विकसित करना होगा और जनता के सामने आने वाली समस्याओं को हल करना होगा। भोजन, आश्रय और कपड़े, ईंधन, चावल, खाना पकाने का तेल और नमक, बीमारी और स्वच्छता और विवाह। संक्षेप में, जनता के रोजमर्रा के जीवन की सभी व्यवहारिक समस्याओं पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। अगर हम इन समस्याओं पर ध्यान दें, उन्हें हल करें और जनता की जरूरतों को पूरा करें, तो हम वास्तव में जनता की भलाई के आयोजक बन जाएंगे और वे वास्तव में हमारे चारों ओर जुट जाएंगे और हमें अपना गर्मजोशी से समर्थन देंगे। साथियों, क्या तब हम उन्हें क्रांतिकारी युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित कर पाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से हम ऐसा कर पाएंगे। हमने अपने कुछ कार्यकर्ताओं में इस तरह की बातें देखी हैं। वे केवल लाल सेना के विस्तार, परिवहन कोर के विस्तार, भूमि कर एकत्र करने और बॉन्ड बेचने की बात करते हैं। अन्य मामलों के लिए वे न तो उन पर चर्चा करते हैं और न ही उन पर ध्यान देते हैं, बल्कि उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। उदाहरण के लिए, एक समय था जब टिंचो नगर सरकार केवल लाल सेना के विस्तार और परिवहन कोर के लिए लामबंदी के बारे में चिंतित थी और जनता की भलाई पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देती थी। टिंचो शहर के लोगों के सामने समस्याएं थी कि उनके पास जलाऊ लकड़ी नहीं थी, कोई नमक नहीं बिक रहा था क्योंकि पूंजीपति उसे जमा कर रहे थे, कुछ लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं थे, और चावल दुर्लभ और महंगा दोनों था। ये टिंचो के लोगों के लिए व्यवहारिक समस्याएं थीं और वे उन्हें हल करने में मदद के लिए उत्सुकता से हमारी ओर देखते थे। लेकिन टिंचो नगर सरकार ने इनमें से किसी भी मामले पर चर्चा नहीं की। यही कारण है कि जब शहर में नए मजदूरों और किसानों की प्रतिनिधि परिषद का चुनाव हुआ, तो 100 या उससे ज्यादा प्रतिनिधि पहली कुछ बैठकों में केवल लाल सेना के विस्तार और परिवहन कोर के लिए लामबंदी पर चर्चा करने के बाद इसमें शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे, जिसमें जनता की भलाई को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया था, जिससे परिषद की बैठकें आगे नहीं बढ़ पाईं। इसका नतीजा ये हुआ कि लाल सेना के विस्तार और परिवहन कोर के लिए लामबंदी के मामले में बहुत कम हासिल हुआ। यह एक तरह की स्थिति थी। साथियों, आपने संभवतः 2 आदर्श टाउनशिपों के बारे में दिए गए पर्चे पढ़े होंगे। वहां स्थिति बिल्कुल अलग है। कियांसी के चांगकोंग टाउनशिप और फुकियन के तैसी टाउनशिप से कितने बड़े पैमाने पर लोग लाल सेना में शामिल हुए हैं। चांगकोंग टाउनशिप हसिंगकुओ काउंटी कियांगसी प्रांत में है। चांगकोंग में 80% युवक और युवतियां लाल सेना में शामिल हुए हैं और तैसी में यह आंकड़ा 88% है। तैसी टाउनशिप शांगहांग काउंटी फुकियन प्रांत में है। बॉन्ड की भी बड़ी बिक्री हुई है और 1500 की आबादी वाले चांगकोंग में 4500 युआन मूल्य के बॉन्ड बेचे गए हैं। अन्य क्षेत्रों में भी काफी काम हुआ है। इसका क्या कारण है? कुछ उदाहरणों से बात स्पष्ट हो जाएगी। चांगकोंग में जब एक गरीब किसान के घर में आग लग गई और 1.5 कमरे जल गए, तो टाउनशिप सरकार ने लोगों से उसकी मदद के लिए पैसे दान करने की अपील की। पिछली गर्मियों में खाद्यान्न की कमी के दौरान टाउनशिप सरकार ने लोगों की राहत के लिए 2 सौली से अधिक दूर कुंडलुए काउंटी से चावल प्राप्त किया। तहसील में भी इस दिशा में बेहतरीन काम किया गया। ऐसी टाउनशिप सरकारें वास्तव में आदर्श हैं। वे नेतृत्व के नौकरशाही तरीकों वाली टिंचो नगरपालिका सरकार से बिल्कुल अलग हैं।
हमें चांदकौंड और तैसी टाउनशिप से सीखना चाहिए और टिंचो शहर के नौकरशाही नेताओं का विरोध करना चाहिए। मैं इस सम्मेलन को गंभीरता से सुझाव देता हूं कि हम जनता की भलाई पर पूरा ध्यान दें, भूमि और श्रम की समस्याओं से लेकर ईंधन, चावल, खाना पकाने के तेल और नमक की समस्याओं तक। महिलाएं हल चलाना और हेरोइन सीखना चाहती हैं। हम उन्हें कौन सिखा सकते हैं? बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं। क्या हमने प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए हैं? वहां लकड़ी का पुल बहुत संकरा है और लोग गिर सकते हैं। क्या हमें इसकी मरम्मत नहीं करनी चाहिए? बहुत से लोग फोड़े और अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं। हम इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं? जनता की भलाई से संबंधित ऐसी सभी समस्याओं को हमारे एजेंडे में रखा जाना चाहिए। हमें उन पर चर्चा करनी चाहिए, निर्णय लेने चाहिए और उन्हें लागू करना चाहिए और परिणामों की जांच करनी चाहिए। हमें जनता को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि हम उनके हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, कि हमारा जीवन उनके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। हमें उन्हें इन चीजों से आगे बढ़कर उन उच्च कार्यों की समझ की ओर बढ़ने में मदद करनी चाहिए जिन्हें हमने आगे रखा है, क्रांतिकारी युद्ध के कार्य, ताकि वे क्रांति का समर्थन करें और इसे पूरे देश में फैलाएं, हमारी राजनीतिक अपीलों का जवाब दें और क्रांति में जीत के लिए अंत तक लड़ें। चांदकौंड में जनसमूह कहता है, कम्युनिस्ट पार्टी वाकई अच्छी है। उसने हमारे लिए सब कुछ सोचा है। चांदकौंड टाउनशिप के कॉमरेड हम सबके लिए एक उदाहरण हैं। कितने सराहनीय लोग हैं। उन्होंने व्यापक जनसमूह का सच्चा स्नेह जीता है, जो युद्ध के लिए उनके आह्वान का समर्थन करते हैं। क्या हम जनसमूह का समर्थन जीतना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि वे अपनी ताकत मोर्चे पर लगाएं? अगर ऐसा है तो हमें उनके साथ होना चाहिए, उनका उत्साह और पहल जगानी चाहिए, उनकी भलाई के बारे में चिंतित होना चाहिए, उनके हितों के लिए ईमानदारी से काम करना चाहिए और उत्पादन और रोजमर्रा की जिंदगी की उनकी सभी समस्याओं को हल करना चाहिए, नमक, चावल, आवास, कपड़े, प्रसव आदि की समस्याएं। अगर हम ऐसा करते हैं तो जनता निश्चित रूप से हमारा समर्थन करेगी और क्रांति को अपना सबसे शानदार झंडा, अपना जीवन मानेगी। लाल क्षेत्रों पर कुओमिंतांग के हमले की स्थिति में वे कुओमिंतांग से मौत तक लड़ेंगे। इस बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता, क्योंकि क्या ये स्पष्ट तथ्य नहीं है कि हमने दुश्मन के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे घेराबंदी और दमन अभियानों को कुचल दिया है। कुओमिंतांग अब ब्लॉकहाउस युद्ध की नीति पर चल रहा है, अपने कछुआ खोल का निर्माण इस तरह कर रहा है मानो वे लोहे के गढ़ हों। लाल क्षेत्रों के चारों ओर ब्लॉकहाउस बनाने का निर्णय चियांग काई शेक ने जुलाई 1933 में लुशान, कियांगसी प्रांत में आयोजित अपने सैन्य सम्मेलन में लिया था, जो उनके 5वें घेराबंदी और दमन अभियान के लिए एक नई सैन्य रणनीति थी। जनवरी 1934 के अंत तक कियांगसी प्रांत में अनुमानित कुल 2900 ब्लॉकहाउस बनाए गए थे। जापानी हमलावरों ने बाद में 8वें मार्ग और नई चौथी सेनाओं के खिलाफ यही रणनीति अपनाई। अनुभव ने पूरी तरह से साबित कर दिया है कि ब्लॉकहाउस का उपयोग करने की प्रतिक्रांतिकारी रणनीति को कॉमरेड माओ त्से तुंग की जन युद्ध की रणनीति का पालन करके पूरी तरह से विफल और पराजित किया जा सकता है। साथियों, क्या वे वास्तव में लोहे के गढ़ हैं? बिल्कुल नहीं। हजारों सालों से सामंती सम्राटों के महलों के बारे में सोचिए, क्या वे अपनी दीवारों और खायों के साथ शक्तिशाली नहीं थे? फिर भी वे जनता के उठते ही एक के बाद एक ढह गए। रूस का ज़ार दुनिया के सबसे क्रूर शासकों में से एक था, फिर भी जब सर्वहारा और किसान क्रांति में उठे तो क्या उसके पास कुछ बचा था? नहीं, कुछ भी नहीं। उसके लोहे के गढ़, वे सभी ढह गए। साथियों, लोहे का सच्चा गढ़ क्या है? ये जनता है, लाखों करोड़ों लोग जो वास्तव में और ईमानदारी से क्रांति का समर्थन करते हैं। यही असली लोहे का गढ़ है जिसे कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती, कोई भी ताकत नहीं। प्रतिक्रांति हमें नहीं तोड़ सकती, इसके विपरीत हम इसे तोड़ देंगे। क्रांतिकारी सरकार के इर्द गिर्द लाखों करोड़ों लोगों को लामबंद करके और अपने क्रांतिकारी युद्ध का विस्तार करके हम सभी प्रतिक्रांति को मिटा देंगे और पूरे चीन पर कब्जा कर लेंगे। दूसरा प्रश्न हमारी कार्यपद्धति से संबंधित है। हम क्रांतिकारी युद्ध के नेता और संगठनकर्ता हैं और साथ ही जनजीवन के नेता और संगठनकर्ता भी हैं। क्रांतिकारी युद्ध का संगठन करना और जनजीवन को बेहतर बनाना हमारे दो मुख्य कार्य हैं। इस संबंध में हम कार्य के तरीकों की गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। कार्य निर्धारित करना ही पर्याप्त नहीं है, हमें उन्हें पूरा करने के तरीकों की समस्या का भी समाधान करना होगा। यदि हमारा कार्य नदी पार करना है तो हम पुल या नाव के बिना नदी पार नहीं कर सकते। जब तक पुल या नाव की समस्या हल नहीं होती, तब तक नदी पार करने की बात करना बेकार है। जब तक विधि की समस्या हल नहीं होती, तब तक कार्य के बारे में बात करना बेकार है।
जब तक हम लाल सेना के विस्तार के कार्य को नेतृत्व देने पर ध्यान नहीं देंगे और अपने तरीकों पर विशेष ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम कभी सफल नहीं होंगे, भले ही हम लाल सेना का विस्तार करें, वाक्यांश को 1000 बार दोहराएं। नहीं हम किसी अन्य क्षेत्र में अपने कार्य पूरे कर सकते हैं, उदाहरण के लिए भूमि वितरण की जांच में, या आर्थिक निर्माण में, या संस्कृति और शिक्षा में, या नए क्षेत्रों और बाहरी जिलों में हमारे कार्य में। यदि हम केवल कार्य निर्धारित करते हैं, उन्हें पूरा करने के तरीकों पर ध्यान दिए बिना, काम करने के नौकरशाही तरीकों का मुकाबला किए बिना और व्यावहारिक और ठोस तरीकों को अपनाए बिना, और आज्ञाकारी तरीकों को त्यागे बिना और धैर्यपूर्वक अनुनय की विधि को अपनाए बिना। हसीकुओं में कामरेडों ने बेहतरीन काम किया है और वे आदर्श कार्यकर्ता के रूप में हमारी प्रशंसा के पात्र हैं। इसी तरह उत्तर पूर्वी कियांगसी में कामरेडों ने अच्छा काम किया है और वे आदर्श कार्यकर्ता भी हैं। जनता की भलाई की समस्या को क्रांतिकारी युद्ध की समस्या से जोड़कर इन दोनों जगहों के कॉमरेड एक साथ क्रांतिकारी काम के तरीकों की समस्याओं को हल कर रहे हैं और अपने क्रांतिकारी कार्यों को पूरा कर रहे हैं। वे ईमानदारी से काम कर रहे हैं, समस्याओं को बारीकी से सुलझा रहे हैं और अपनी क्रांतिकारी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभा रहे हैं। वे क्रांतिकारी युद्ध और जनता की भलाई दोनों के अच्छे संगठनकर्ता और नेता हैं। अन्य जगहों पर भी कामरेडों ने अपने काम में प्रगति की है और वे हमारी प्रशंसा के पात्र हैं, जैसे कि फुकियन प्रांत के शांगहांग, चांगटिंग और यूनटिंग काउंटियों के कुछ हिस्सों में, दक्षिणी कियांगसी प्रांत के हसिकियांग और अन्य जगहों में, हुनान कियांगसी सीमा क्षेत्र में चालिंग, युनशिन और कियान काउंटियों के कुछ हिस्सों में, हुनान हुपे कियांगसी सीमा क्षेत्र में, यांगशिन काउंटी के कुछ हिस्सों में, कियांगसी प्रांत के कई अन्य काउंटियों के जिलों और टाउनशिपों में तथा जुईचिन काउंटी में, जो सीधे हमारी केंद्रीय सरकार के अधीन है। हमारे नेतृत्व में सभी स्थानों पर निस्संदेह कई सक्रिय कार्यकर्ता, उत्कृष्ट साथी हैं जो जनता से उभरे हैं। इन साथियों की जिम्मेदारी है कि वे उन जगहों पर मदद करें जहां हमारा काम कमजोर है और उन साथियों की मदद करें जो अभी तक ठीक से काम करने में सक्षम नहीं हैं। हम एक महान क्रांतिकारी युद्ध के बीच में हैं। हमें दुश्मन के बड़े पैमाने पर घेराबंदी और दमन को तोड़ना होगा और देश के सभी हिस्सों में क्रांति फैलानी होगी। सभी क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस सम्मेलन के बाद हमें अपने काम को बेहतर बनाने के लिए प्रभावी उपाय अपनाने होंगे। उन्नत क्षेत्रों को और भी उन्नत होना चाहिए और पिछड़े क्षेत्रों को उन्नत क्षेत्रों के बराबर आना चाहिए। हमें चांगकोंग जैसी हजारों टाउनशिप और हसीकुओ जैसी दर्जनों काउंटी बनानी होंगी। वे हमारे गढ़ होंगे। इन गढ़ों से हमें दुश्मन के घेराबंदी और दमन अभियानों को कुचलने और पूरे देश में साम्राज्यवाद और कुओमितान के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।